जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और वीडियो का आज का जो पहला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है। कहा गया है कि निम्न में से कौन-सा वर्ण घोष है? आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा घोष वर्ण है, ये बात बतानी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन-सा सही ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो घोष वर्ण वो होते हैं, किसी भी आप अगर व्यंजन में देखेंगे, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ जो स्तंभ की ओर देखेंगे, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ जो वर्ण होगा, वो घोष वर्ण होगा। तो यहाँ पर देखो का, खा ये दूसरा वर्ण है, चा पहला वर्ण है, टा, ठा यानी दूसरा वर्ण है, एक ही सी वाला ऑप्शन है जो तीसरे, चौथे, पाँचवें में आता है। तो पाँचवें में आता है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि घोष वर्ण कौन-सा है? तो घोष वर्ण कौन-सा है? तो आपको याद रखना है कि माँ एक घोष वर्ण है। ये सब क्या है? सघोष हैं। आपको ध्यान रखना है ये सघोष हैं। लेकिन आपसे घोष वर्ण पूछा गया है तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी यानी सबसे छोटी इकाई को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता है शब्द नहीं होता है, व्यंजन भी नहीं होता है, स्वर भी नहीं होता है, सिर्फ वर्ण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको क्लियर हुआ, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा था भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इकाई जब भी पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर वर्ण ऑप्शन हो जाएगा। वर्ण नहीं होता है, कभी-कभी ध्वनि भी लिखा होता है तो ध्वनि वहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में बर्तन एक सही शब्द आपको ढूँढना है कि बर्तन वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा सही है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो देखो डी वाले ऑप्शन में बर्तन लिखा है ये राइट तरीके से लिखा है, सी वाले ऑप्शन में बर्तन रॉन्ग है और बी वाले में भी और ए वाले में भी। यहाँ पर आपका सही शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखना था तो बर्तन वो डी वाले ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी आपको सही वर्तनी का चयन करना है। त्रिदोष को आपको सही तरीके से कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथी त्रिदोष जो है सी वाले ऑप्शन में राइट तरीके से लिखा गया है, बाकी ए वाले ऑप्शन में सही नहीं लिखा है, बी वाले में भी नहीं सही लिखा है और डी वाले में भी सही नहीं लिखा है। ऑप्शन सी में त्रिदोष सही लिखा है, तो हम कह सकते हैं शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन यानी विकार होता है उसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं तो उसे कहते हैं संधि। तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन वर्णों की जगह कभी-कभी शब्दों के मेल से होने वाले विकार को तब आप कहोगे समास कहते हैं। तो शब्द को ध्यान रखना है कि शब्द जब भी यहाँ वर्णों के स्थान पर शब्द लगा हो तो समास होगा और अगर वर्ण लगा है तो वहां पर संधि होगा। तो हम क्वेश्चन की ये परिभाषा भी, संधि की परिभाषा भी होती है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ तक जितने क्वेश्चन आपने देखे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं। अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास इसको एक बार शेयर भी कर दो, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिखा गया है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। देखो सदैव में कौन-सी संधि है? तो आपको पता है संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों स्वर के भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है संधि के 3 भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी-कभी पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सॉरी, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5। आपको याद रखना है वैसे संधि को कितने भागों में बांटा गया है? संधि को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 कौन-कौन से नाम हैं? तो आपको तीनों के नाम इस ऑप्शन में भी दिए गए हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि सदैव में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सदैव में स्वर संधि है, तो स्वर संधि आती है सदैव में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है 5। पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। क्या है, दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है और अयादि संधि है। इस तरीके से आपको पांचों के नाम याद रखने हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको देखो तो स्वर संधि का सही उदाहरण ये है डी वाले ऑप्शन में। पवन में स्वर संधि है, तो ये स्वर संधि कौन सी स्वर संधि है, तो आपको याद रखनी है अयादि स्वर संधि है। कौन सी अयादि स्वर संधि है, तो स्वर संधि के मैंने अभी आपको बताया कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। उसमें एक भेद है अयादि स्वर संधि जो है पवन, उदाहरण अयादि स्वर संधि का है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। आपको क्वेश्चन जैसे आए वैसे ही आपको हैंडल करना है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वर संधि के का उदाहरण बताना है, तो स्वर संधि का उदाहरण देखो पवन में है। पवन प प्लस अन मिलकर बना है, तो ये स्वर से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपको इसका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, पवन में कौन सी स्वर संधि है, तो आपको याद रखना है अयादि स्वर संधि है। कौन सी, अयादि स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं, टोटल 5 वेद होते हैं। पांचों के नाम अभी हमने बताए, याद कर लो फिर से। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और यण है और अयादि संधि है। इस तरीके से आपको पांचों के नाम याद रखने हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि लेखक जो शब्द लिखा है इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। देखो लेख प्लस अक मिलकर बना है लेखक, यानी अक एक प्रत्यय के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो लेख प्लस अक मिलकर क्या बनता है, लेखक बनता है। तो यहाँ पर प्रत्यय के रूप में कौन प्रयोग हुआ है, तो अक शब्द प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको बताना था कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है, तो लेखक में अक प्रत्यय है जो डी ऑप्शन में मिल रहा है। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के आगे लगे होते हैं, आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे लेख से अक बना दिया तो लेखक हो गया, इसका अर्थ बदल गया। लेख सही मायने में शब्द था, उसमें अक लगा दिया तो लेखक बन गया, तो ये एक नया शब्द बन गया। इसी को कहते हैं परिवर्तन। यानी क्या आप समझ सकते हो कि प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगाए तो कोई अर्थ बदल दे, और उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे। यहाँ पर आगे लग जाए तो वो होगा उपसर्ग, और शब्द के पीछे लग जाए वो होगा प्रत्यय। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और कभी भी गलत नहीं करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिकूल। आपको ध्यान रखना है शब्द है प्रतिकूल, शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको अभी हमने बताया प्रत्यय कैसे होता है कि शब्द के पीछे लगा होता है। और प्रतिकूल देखो यहाँ पर प्रति प्लस कूल मिलकर क्या होता है, प्रतिकूल बनता है। तो आप देखो प्रति क्या है, उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है। ये कूल एक वर्ड है, कूल एक शब्द है जिसके आगे हमने प्रति लगा दिया तो प्रतिकूल बन गया। तो इसी प्रकार प्रति क्या है, उपसर्ग का काम करता है। यहाँ पर प्रति क्या है, उपसर्ग का काम करता है। यानी आपको ध्यान रखना है प्रति प्लस कूल मिलकर बन गया प्रतिकूल। तो यहाँ उपसर्ग के रूप में क्या काम कर रहा है, प्रति, जो डी ऑप्शन में है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो उपसर्ग में क्वेश्चन बनता है, प्रत्यय में क्वेश्चन बनता है, तो मैं कहूंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय जरूर ध्यान से करके चलिए। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने बना लिए तो समझिए आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं कहूंगा कि आप चीजें तैयार करते चलिए। एक बार अगर चीजें तैयार हो गई तो समझिए भविष्य में आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए समूह का मतलब होता है जो ग्रुप में, यानी समूह में दो या दो से अधिक लोगों का एक ग्रुप होता है, उसी को कहते हैं समूह। जैसे आपका व्हाट्सएप समूह है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, सभी के अलग अलग ग्रुप होते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ग्रुप बन गया है, लेकिन पहले दोस्तों का समूह होता था, लोग होते थे। गढ़ का मतलब भी कुछ गढ़ आपने देखे होंगे महावैदिक काल में, और इनका प्रयोग किया गया था। वर्ग भी आपको होगा, लेकिन प्रेस जो प्रेस है जो एक समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेस जो होती है वो सिंगल होता है, एकल होता है, यानी एक ही व्यक्ति प्रेस। जैसे प्रेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कोई भी न्यूज एंकर क्या काम करता है, एक ही तो व्यक्ति होता है, उसमें दो या दो से अधिक उस समय काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो वो है प्रेस। क्वेश्चन को आपको ध्यान पे
पढ़ना है, फिर ऑप्शनों को ध्यान से देखना है, फिर आंसर को जज करके लिखना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। देखो समूहवाचक है मतलब वह शब्द जो ग्रुप में हो। देखो लोग ग्रुप हो सकते हैं, गणों का ग्रुप हो सकता है, वर्गों का, लेकिन समूह प्रेस एक ग्रुप के रूप में नहीं काम करता है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखें भाई बहन में कौन सा समास है। आपको ध्यान रखना है कि भाई बहन एक शब्द है, भाई बहन, भाई अलग है और बहन अलग है। जब दो क्या होते हैं, दो अलग अलग, जब वो कहते हैं दो शब्द हों और दोनों के अलग अलग प्रधान हो तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, देखो ये देखो हैपेंस साइन लगा है, यानी डैश का साइन लगा है, यानी इसके आगे एक शब्द लिखा है और इसके पीछे भी एक शब्द लिखा है, जो दोनों शब्दों के अलग अलग करता है। और अलग अलग जैसे भाई देखो मेल है और बहन क्या है, फीमेल है, यानी अलग अलग है, दोनों के क्या है, प्रधान अलग अलग है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। समास को आपको ध्यान रखना है कि 5 वेद होते हैं। समास एक द्वंद्व समास होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि दोनों पद अपने अपने आप में प्रधान है। जैसे भाई बहन है, छोटा बड़ा है, आपसे पूछा जाए छोटा और बड़ा में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा और बड़ा में समास क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे आपसे कहा जाए कि मोटा और पतला में कौन सा समास है, मोटा और पतला, पतला, देखो मोटा और पतला दोनों में समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए, जैसे राजा और रानी, राजा और रानी में कौन सा समास है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, राजा और रानी में समास मेरे प्यारे साथी क्या होना चाहिए, राजा और रानी में द्वंद्व समास होना चाहिए। जैसे नाला और नाली दोनों में अलग अलग प्रधान है, तो इसीलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। तो देखो मैंने कहा कि द्वंद्व समास को कभी भी गलत नहीं करके आओगे। ऐसे शब्द जिसमें एक दूसरे के अपोजिट है, देखो भाई का अपोजिट बहन है, बहन का अपोजिट भाई है, तो हम कह सकते हैं राजा का अपोजिट रानी है। जैसे आपको ध्यान रखना है जहां भी अपोजिट शब्द हो या और बीच में योजक चिन्ह लगाओ तो वहां पर कौन सा समास होगा, तो आपको ध्यान रखना है द्वंद्व समास होगा। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को तैयार कर रहे हो और अपने सिलेक्शन की ओर आगे एक एक चीज तैयार करते चलिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो और कोई भी चीज आपको बाधक ना बन सके। क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है। देखो समास आपको ध्यान रखना है, चक्रपाणी, चक्र मतलब चक्र को धारण करने वाला, पाणी, पाणी का मतलब चक्र और पाणी को मतलब धारण धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला कौन होता है, विष्णु। आपको पता है चक्र को धारण धारण करने वाला कौन होता है, तो आपको पता है भगवान विष्णु है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक शब्द जिसमें ऐसा कोई शब्द हो जिसके प्रधान कोई और हो। जैसे कहा गया है कि ये चक्रपाणी जो शब्द लिखा है, लिखा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए है। ऐसा पद जिसमें किसी पहला पद प्रधान ना हो, दूसरा प्रधान ना हो, बल्कि तीसरा कोई नया पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए गजानन, दशानन, ये शब्द क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखने में आसान है लेकिन करने में बहुत कठिन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने बना लिया तो भविष्य में कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। जैसे निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारे देश से लिया गया है। तो देखो अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा, इसमें ऑप्शन आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश में उपजे हैं, जैसे पगड़ी है, टट्टी है, लोटा है, और क्या है ऐसे हैं, जैसे धोती है, ये शब्द हमारे देश से लिए गए हैं, तो इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है, यानी ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोटा एक देशज शब्द है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब होता है दो या अथवा दो से अधिक शब्द मिले, उन्हें कहते हैं यौगिक। तो यौगिक क्या है, लेखक, देखो पुस्तक है, विद्यालय है और योगी है। अब इनमें ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द है जो यौगिक है। तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है, यानी विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है, तो विद्यालय, यानी इसमें दो दो अथवा दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो उसी को कहते हैं यौगिक। अब यौगिक किसका, इसमें अगर यौगिक देखो किसमें है, विद्यालय में यौगिक शब्द है। क्यों, क्योंकि विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है, विद्या एक तरफ है और आले एक तरफ है, ये दो शब्द मिल गए तभी आपका यौगिक शब्द बन गया। विद्या प्लस आले विद्यालय बन गया। डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताइए। यहाँ पर आपका वह देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं और लेकिन आप अगर देखोगे तो 5 भी भेद होते हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक संज्ञा होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या है, संज्ञा के आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो 15 का आंसर अगर आप देखोगे, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। देखो सेना ये समूहवाचक संज्ञा है। श्याम किसी व्यक्ति का नाम ले रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़की जातिवाचक संज्ञा है, जैसे नारी जातिवाचक संज्ञा है, जैसे किताब जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसी प्रॉपर नदी का नाम ले लूं, जैसे मैंने कहा गंगा, ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर ये कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञाएं आपको ध्यान रखनी 3 प्रकार की होती हैं और तीनों को आपको ध्यान रखना है। और वैसे एक होती है समूहवाचक संज्ञा, इसके 2 उपभेद होते हैं। जैसे आपको पता होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपको पता होगा द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है जिससे हम गिन सकते हैं वही। तो पदार्थवाचक संज्ञा और संख्यावाचक संज्ञा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जातिवाचक संज्ञा पूछी थी तो आपको ध्यान रखना है कि लड़का में जातिवाचक संज्ञा है, सेना में समूहवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको ध्यान रखना है समूहवाचक संज्ञा किसमें है, तो आपको याद रखना है सेना में। और श्याम में कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछा है दुख में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये चीजें आपको तैयार रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का और किताब। अब ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये है कि छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करनी है, हर चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। तो देखो यहाँ पर आपका बहुवाचक संज्ञा यानी ऐसा शब्द बताओ जिसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बहुवचन सॉरी, यहाँ पर बहुवचन यानी प्लूरल। तो प्राण एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। माता एक वचन है, लड़का भी एक वचन है और किताब भी एक वचन है। जैसे माताएं बहुवचन बन जाता है, लड़के बहुवचन बनता है, किताबें बहुवचन बनता है और प्राण खुद बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करके आओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसको गलत कराते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप गलत नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकार शब्द कौन सा है? आपको बताना है विकारी शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है ये आपको देखना है। तो आप देखो विकारी शब्द कौन सा है। ऐसा विकारी शब्द लड़का है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पशु शब्द का विशेषण है। आपको बताना है कि जो पशु शब्द है उसका विशेषण क्या होता है, ये बताना है। तो पशु शब्द का विशेषण पशु एक क्या है आपको पता है, जातिवाचक संज्ञा है। किसी संज्ञा के आगे कोई नया वर्ड लगा दो, जैसे पशु का हो जाएगा पाश्विक। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको बी ऑप्शन नहीं देना है, ना ही सी देना है, ना ही डी देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पशु का विशेषण क्या है? तो आपको याद रखना है पाश्विक है। क्या है? पाश्विक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, तनु का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि जो तनु है, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर है, झील है, चंद्रमा है, खटिया है। तो यहाँ पर आप देखो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तनु का पर्यायवाची शब्द प्यारे फ्रेंड्स क्या होगा? तो यहाँ पर शरीर होगा। शरीर, तनु, तनु शरीर के रूप में, तनु का पर्यायवाची क्या है? शरीर है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। एक ऑप्शन है ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धाता का पर्यायवाची बताना है। आपको ये धाता जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका विष्णु पर्यायवाची होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि धाता का पर्यायवाची विष्णु है, धाय नहीं है, पक्ष भी नहीं है, हार भी नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। बताना है कि धरती का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे फ्रेंड्स, धरती का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? चंचला भी नहीं है,
विपुला भी नहीं है, सरसी भी नहीं है, आपका है अचला। अचला यानी डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कराते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। देखो पर्यायवाची से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं कहूंगा कि पर्यायवाची जरूर तैयार करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मौन का विलोम शब्द। अपोजिट बताना है, उल्टा। मौन का विलोम क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, मौन का विलोम होता है प्यारे फ्रेंड्स मुखर। यानी मौन का मुखर, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मौखिक भी नहीं होगा, बैंक भी नहीं होगा, विकार भी नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, गरिमा का विलोम शब्द होगा। यानी आपको बताना है गरिमा का विलोम शब्द है, तो गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, नंबर 1 क्वेश्चन, आषाढ़ के एक दिन के रचयिता कौन है? एक कैसी विधि है? तो आपको पता होगी ये एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन क्या है? तो नाटक है। और ये किसने लिखी है? तो आपको पता होगी, तो ये मोहन राकेश ने लिखी है, यानी आपका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखी है? मोहन राकेश ने लिखी है। तो ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन, किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहारी ने क्या लिखे? आपको बताने की जो बिहारी महान कवि हैं, तो उन्होंने क्या लिखे हैं? गागर में सागर भरने वाले कवि इनके नाम से जाना जाता है। तो इन्हें गागर में सागर भरने के लिए जाना जाता है। तो ये दोहे सबसे ज्यादा इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? तो बिहारी है, और बिहारी ने सबसे ज्यादा दोहे लिखे हैं, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन, आज की वीडियो के जितने भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, और आपने सारे क्वेश्चन सही तरीके से किए होंगे। अगर किए होंगे तो आप अपना स्कोर एक बार कमेंट में जरूर भेज दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपना राय जरूर दे दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप फीडबैक जरूर भेज दिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चनों के साथ, जिससे कि आपका भरपूर सिलेक्शन हो और रिजल्ट आपका 100% बने। मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदी में आपको कहीं पर भी कमजोरी ना आ सके। नेक्स्ट अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।